मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के क्लासरूम प्रोग्राम में जो हमने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में आपको कंपनी के शासन और ताज के शासन में जो कंपनी के शासन के बाद ताज के शासन में पढ़ा रहा था। उस समय जो कुछ अधिनियम बचे हुए थे, जैसे आपके 1919 का अधिनियम ये बचा हुआ था और 1947 का और साइमन कमीशन वाला जो और सांप्रदायिक अवार्ड वाला, ये 3-4 पॉइंट बचे हुए थे। उस टॉपिक को डिस्कस करने हैं ताकि तब हमारा जा करके ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। आज उसी जो टॉपिक बचे हुए हैं उसी के डिस्कस करेंगे। जैसे आपका पहला टॉपिक था भारत सरकार अधिनियम 1919। इसको लाने के क्या मकसद थे? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, आपको मैं बताया था कि 1909 और 1900 इसके पहले के जो अधिनियम थे उसके कोई ना कोई रीज़न हुआ करते थे लाने के पीछे। इसी तरीके से जब 1919 आया भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें देखते हैं क्या क्या लिखे हुए बातें हैं। भारत शासन अधिनियम 1919। दरअसल जिस समय की ये है, जिस समय ये पारित हो रहा है 1919 अधिनियम, इस समय तक बहुत सारे क्रियाकलाप ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप को झेल चुकी थी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा। तो इस समय आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा कि अब हमारा भारत में टिकना बहुत मुश्किल है और हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। अर्थात जितना हमारा रेवेन्यू हो रहा है उससे ज़्यादा कहीं हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस समय आते आते तक वैश्विक जगत में उसकी आलोचना भी होने लगी कि आप इंडियन जो कॉलोनियल है उसको स्वतंत्र कर दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस समय स्वतंत्र मांग कर रहे थे कि हमें यहाँ से आज़ादी मिले। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाहने लगी कि आज इस समय तक आते आते वो भारत सरकार को एक स्थायी सरकार की बात करने लगी कि हम आपको एक स्थायी सरकार बना कर देंगे और आपके लिए आपके शासन ही होगा। हम यहाँ से धीरे धीरे निकलने की प्रवृत्ति में हैं। तो इसी के आगे पॉइंट में जो आपको कह रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है कि हम 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917, ये डेट थोड़ा सा इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डेट डायरेक्टली पूछ लेता है। को ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया कि हम कर्मिक रूप से आपको उत्तरदायी सरकार बना कर देंगे। उत्तरदायी सरकार का कहने का उसका मतलब ये था कि यहाँ के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाएगा और उसको धीरे धीरे, अर्थात पहले केंद्रीय स्तर पर, फिर प्रांतीय स्तर पर, या फिर ऐसे उल्टा कहें या प्रांतीय स्तर पर फिर केंद्रीय स्तर पर, उसको पूरा एक ढांचागत विकसित करने का बात कह रही थी वो। और धीरे धीरे दिख भी रहा था लोगों को, और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को लगा कि अब हमारे लिए आज़ादी का मौका है। आज़ादी की मांग की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती चली गई और लोगों को जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लूजपन दिखे। मतलब कह सकते हैं कि उस समय जिस प्रवृत्ति से लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और उसमें विजयी प्राप्त हुए कुछ लोगों ने, तो उसके बाद से इनके और ज़्यादा मांग की प्रवृत्ति बढ़ी। अर्थात इनको लगने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ऐसा नहीं है कि जिसको विजित नहीं किया जा सकता, अर्थात उसको विजित किया जा सकता है, उसको हराया जा सकता है। जैसे अभी तक 1857 की क्रांति, उसके पहले जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा हावी रहती थी, लेकिन यहाँ तक आते आते भारत के जो लोग थे उनको लगने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर हम एकजुट होकर के काम करें इसके प्रति, तो जैसे 57 में इसको मात दी गई थी, उसी तरीके से आगे आने वाले भी इसको मात दे करके इससे स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ से और लोगों में जागरूकता बढ़ी
और उन्होंने अपने स्वतंत्रता की मांग की और प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ा दी। तो यहाँ से यहाँ पर यही ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है कि हम ब्रिटिश सरकार ने हम आपको उत्तरदायी सरकार बना करके देंगे, उत्तरदायी हम उत्तरदायी सरकार। इसके बैकग्राउंड पीछे देखो कि इसके बैकग्राउंड ऐसा क्यों कह रही है हम उत्तरदायी सरकार बना के देते, इतना नरम हो क्यों रही है। अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कोई प्रॉब्लम आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट कमी आ गई, या फिर कोई उसको किस कारण ऐसा कह रही कि हम आपको उत्तरदायी सरकार बनाकर स्थापना कर देंगे। और इस समय इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मॉन्टेग्यू जो था वहाँ का सचिव हुआ करता था, और चेम्सफोर्ड जो था यहाँ का वायसराय हुआ करता था भारत का। और जो मॉन्टेग्यू हुआ करता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सचिव अर्थात भारत का सचिव हुआ करता था उस समय। तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये पता चला। यहाँ उस समय मॉन्टेग्यू वहाँ पर भारत का सचिव हुआ करता था उस समय, और जो चेम्सफोर्ड था और वो यहाँ भारत का वायसराय हुआ करता था। इन दोनों के नाम पर इसका कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ बिंदु पॉइंट्स है, इस पॉइंट को आप देख लो कि कौन कौन पॉइंट थे। ज़्यादा पॉइंट इसके तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्या क्या कहा। जैसे इसने केंद्रीय व प्रांतीय सूची विषय को केंद्रीय और प्रांतीय सूची विषय को अलग कर प्रांतों को कानूनी अधिकार दे दिया। प्रांतों को विषय को अलग अलग कर प्रांतों को, अभी तक वो दोनों का प्रशासन, दोनों पर कानून बनाने का अधिकार किस पे था? केंद्रीय जो प्रशासन होता था उस पर था। लेकिन यहाँ से क्या कर दिया, वो प्रांतीय सूची को अलग कर प्रांतों को कानून बनाने का, अर्थात विधान परिषद जो कहते हैं, कानून बनाने का अधिकार दिया। कह रहा है कि हम आपको आपके यहाँ स्थायी गवर्नमेंट उत्तरदायी सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, कानून बनाने का अधिकार दिया। इस अधिनियम में ये पॉइंट दिया गया, अर्थात ये व्यवस्था दी गई कि केंद्रीय और प्रांतीय सूची के जो विषय थे, हम पढ़ेंगे आगे चल के, आगे इसके केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची हुआ करती थी। वो जो केंद्रीय और अभी तक प्रांतीय सूची थी, इसमें प्रांतीय सूची को अभी तक केंद्रीय सूची के साथ विषय में कानून बनाया जाता था, लेकिन अब इसको अलग कर करके प्रांतों को इस पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। तो जो विधान परिषद हुआ करता था उसको कानून बनाने का हक मिल गया, और उस पर वोट करना और उस पर सुधार करना, संशोधन करना, इन सारी बातों को दे दी गई उनको अधिकार। इसमें अगला एक पॉइंट, लेकिन अभी भी आप ये सोच रहे होंगे क्या अभी भी द्वैध शासन बना हुआ है? हाँ जी, अभी भी द्वैध शासन की प्रवृत्ति बनी हुई है। दरअसल अभी ये कानून बनाने का अधिकार ही सिर्फ प्रांतीय गवर्नमेंट को दिया है, लेकिन अभी भी जो इसका प्रवृत्ति है, अर्थात इसकी जो विशेषता है इसका शासनकाल की, अभी भी एकात्मक प्रवृत्ति की है। अभी भी द्वैध शासन बना हुआ था। कैसे? क्योंकि अभी भी एकात्मक शक्तियाँ थी, अर्थात एकात्मक रूप में जो शक्तियों का निर्धारण होता था वो हुआ करता था। अर्थात अब एकात्मक गवर्नमेंट जैसे कैसे कह सकते हैं कि प्रांतीय गवर्नमेंट को उतना कानून बनाने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन उस कानून, जैसे मान लो कानून बनाने को आपको अधिकार दे दिया गया, बट उसमें संशोधन करना, उसको लागू करना, उसको
किन के बीच लागू होगा, ये सब बातों का निर्धारण अभी भी कौन करे? केंद्रीय गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार कर रही है, अर्थात केंद्रीय जो प्रशासन होता था वही निर्धारण करती, कार्यपालिका वहाँ की निर्धारण करती थी। तो इसलिए प्रांतीय शासन को कह सकते हैं पोस्ट चेक, अर्थात खाली चेक भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक तरीके से उसको कानून बनाने का अधिकार ही दिया सिर्फ, लेकिन उसका जो सारा क्रियान्वयन की प्रवृत्ति और उसकी सारी जो कह सकते हैं कि उसमें लागू संशोधन जो सारी प्रवृत्तियाँ होती थी अभी भी केंद्रीय प्रवृत्ति में ही शामिल थी। तो इसे हम कहेंगे कि अभी भी एकात्मक प्रवृत्ति बनी, प्रवृत्ति मतलब विशेषता, एकात्मक विशेषता बनी हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं क्या, कभी कह रही है कि उत्तरदायी सरकार दिखावा की बात कर रही है, ये कह सकते हैं कि अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जाने का मन नहीं है उसका, अभी भी वो एक कह रही है कि हम उत्तरदायी सरकार को तो दे रहे हैं, लेकिन वो दिखावे की सरकार को उत्तरदायी सरकार दे रही है, ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि उसका जो अभी भी शक्तियों का एकात्मक रूप से निर्धारण हो रहा है। अभी भी जो आरक्षित विषय यहाँ पर, हाँ आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, जो अभी भी बना हुआ था एकात्मक सरकार कैसे कह रहे हैं हम, क्योंकि दो विषय का निर्धारण होता था, एक तो आरक्षित विषय, इसको लिख नहीं रहा, आप बता दे रहे हैं, ये आरक्षित विषय, और एक हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय जो हुआ करता था वो प्रांतीय गवर्नमेंट को दे दिया गया था, उस पर कानून बनाए, उसको लागू करे और उस पर संशोधन करे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट विषय था उस पर आरक्षित विषय बना करके उसको केंद्रीय प्रशासन अपने पास रख लिया। केंद्रीय प्रशासन उस पर प्रांतीय गवर्नमेंट को न कानून बना सकती थी, न कुछ बोल सकती थी, न वोट कर सकती थी, कुछ भी नहीं, उस पर केंद्रीय प्रशासन का ही पूर्ण नियंत्रण था। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हम कि अभी भी एकात्मक शक्तियों का विस्तार, अभी भी एकात्मक प्रवृत्तियाँ बनी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी क्योंकि हस्तांतरण और जो जब यही दो भागों में डिवाइड करते हैं विषयों को, और उसमें जो इम्पोर्टेंट विषय है उस विषय को सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है, अर्थात केंद्रीय प्रशासन के हाथ में चला जाता है, और जो कम इम्पोर्टेंट विषय है वो प्रांतीय गवर्नमेंट को हस्तांतरित कर देती है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था, ये जो विषय को ट्रांसफर वाला प्रवृत्ति है, ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है, उसको दो भागों में डिवाइड करके मैंने बताया है। अगला इसमें पॉइंट था कि इस अधिनियम की एक और विशेषता थी, द्विसदनी व्यवस्था का निर्धारण किया गया। द्विसदनी व्यवस्था मतलब ये है कि अभी तक जैसे राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा हुआ है, लोकसभा राज्यसभा है, उसी आधार पर उस समय के कालखंड में व्यवस्था किया गया, और इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की गई। ये चीज़ बहुत अच्छा किया गया था उस समय के लिए, क्योंकि ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था है, और तो यहाँ से लोग चुन कर जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, तभी तो काम बनेगा इनका। तो ये चीज़ यहाँ कह सकते हो कि द्विसदनी व्यवस्था का निर्धारण किया गया, लोकसभा राज्यसभा व्यवस्था की गई, और उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से बहुसंख्यक लोगों का निर्वाचित किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन, यहाँ इम्पोर्टेंट ये बात है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन, लेकिन अभी देखो प्रत्यक्ष निर्वाचन तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कंडीशन लगा दिया गया, फिर भी इसको इसी बात से ये बहुत ज़्यादा लूजपन हो जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन तो दिया, लेकिन किसको दिया? सारे लोगों को दिया या फिर कुछ चुनिंदा लोगों को दिया? तो इसमें इसने यही व्यवस्था कर दिया था, थोड़ा सा गलत अपने लिए, तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने लिए तो फ़ायदा किया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो रहा अपने हक की मांग की बात, ठीक है, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट वो वही काम कर रही है जिससे उसको फ़ायदा हो रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट वो कर रही है जिससे सबका फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन हम कह रहे हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था तो दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन प्रशासन में,
लोकसभा राज्यसभा का स्थापना कर करके बहुसंख्यक लोगों को निर्वाचन करने की व्यवस्था तो दी, लेकिन क्या यहाँ पर महिलाओं और आदि समाज पूरे जनसंख्या को इसमें शामिल करने की निर्वाचन की व्यवस्था दी? नहीं। उसने इसमें क्या किया कि ईसाई, भारतीय, एंग्लो इंडियन अर्थात जो आंग्ल भारतीय इसे कहते हैं, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, इसने इन लोगों को प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था किया और इनके लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था की भी व्यवस्था कर दी, और यहीं से एक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की अवधारणा शुरू हो जाती है। बात ध्यान में थोड़ा ध्यान से सुनना। इस पे ये ध्यान दो कि जो यूरोपियन थे, ईसाई थे, आंग्ल भारतीय थे, उनको निर्वाचन करने की व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन में शामिल होने की व्यवस्था दी, और यहीं से सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का भी शुरुआत हो गया। क्योंकि अभी तक तो हुआ ही था, कुछ लोगों के पीछे था, लेकिन अब ये यूरोपीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय को प्रत्यक्ष निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का, पृथक निर्वाचन व्यवस्था का शुरुआत हो गया। इसने जो निर्वाचन व्यवस्था का अवधारणा दिया, इसमें मताधिकार की जो व्यवस्था थी, इसमें मताधिकार की व्यवस्था थी, जो मताधिकार अर्थात निर्वाचित कौन कर सकता था, उसमें क्या था? संपत्ति, जिसके पास संपत्ति ज़्यादा हुआ करती थी, संपत्ति, कर कौन देता है, कुछ लोगों तक अर्थात कुछ चुनिंदा लोगों को, चुनिंदा लोगों को निर्वाचन मताधिकार दिया गया। इसी बात से ये बहुत ज़्यादा बेकार, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये सीमित लोगों को टारगेट किया और अपने हित के लिए कार्य किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। यहाँ मताधिकार की व्यवस्था थे, हम बात करते हैं कि हमें मताधिकार मिल गया, बट ये किसको दिया, कितने लोगों को दिया और किस कारण दिया, ये भी देखने की ज़रूरत है। समझे? इसमें एक पॉइंट और कहा गया कि केंद्रीय बजट राज्य बजट से अर्थात प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ये अलग क्यों किया गया? दरअसल उसमें जो रेवेन्यू हुआ करता था, उसमें केंद्रीय स्तर पे जो अधिकारी हुआ करते थे और जो प्रांतीय स्तर पर अधिकारी ज़्यादा हुआ करते थे, तो उसको लगा कि प्रांतीय स्तर पे अधिकारियों की संख्या ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसमें ब्रिटिश की संख्या ज़्यादा है, तो उसके बजट को हम अलग कर दें और उसके बजट को कम रखें। जब कम बजट रहेगा, ज़्यादा लोग रहेंगे, तो ज़्यादा लोगों में डिवाइड होकर के वो ज़्यादा काम कर नहीं पाएंगे, और जो भी करना होगा उसी सीमित बजट में ही कर पाएंगे। अगर दोनों का बजट एक रहेगा, केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट, तो प्रांतीय लोगों की मांग हमेशा केंद्रीय बजट में ज़्यादा निर्धारण करने की होगी। तो उसने क्या किया, प्रांतीय बजट को बजट ही अलग कर दिया, ताकि उसी में से जो बजट निर्धारित कर दिया जाता था, उसी बजट में से अपना प्रांतीय गवर्नमेंट किसी न किसी हालत में अपना खर्च चलाए, और उन्हीं ज़्यादा सारे लोगों को निर्वाचित होकर के उन्हीं लोगों को बजट अपना सारा वेतन, सारा खर्च निर्धारण करना पड़ता था। तो उनको ज़्यादा बोझिल हो गया वो लगा केंद्रीय प्रशासन को, इसलिए उस प्रांतीय बजट को अलग कर दिया, अर्थात राज्य बजट को अलग कर दिया। अलग करने का देखो मकसद तो देखो, इसका अलग तो किया, ठीक किया, लेकिन क्यों किया ये नहीं सही किया, अलग कर दिया।
और इसमें कुछ विषय और था, जो एक दो पॉइंट और है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था जो मैंने बताया था कि प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग कर करके उसमें निर्वाचन मताधिकार निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। और प्रत्यक्ष निर्वाचन में कुछ यहीं पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है जब कह देता है कि कुछ सीमित लोगों को मताधिकार इसमें मिलेगा। और ये देखो, उसका उद्देश्य तो जो काम कर रहा था, काम करने का इंटेंशन गलत था। काम तो अच्छा कर रहा था, काम करने की प्रवृत्ति तो अच्छी थी, बट उसका इंटेंशन जो उसका अर्थात कहें कि उसका जो रिजल्ट निकलने वाला था वो गलत निकलने वाला था। जैसे उसने प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वहीं पर डायरेक्ट थोड़ा सा लेकिन लगा करके प्रांतीय हस्तांतरित और अहस्तांतरित विषयों में कन्वर्ट कर करके जो हस्तांतरित विषय था उनमें उसी विषयों को डाला जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, उसको हस्तांतरित कर दिया। जो इम्पोर्टेंट विषय था उसको हस्तांतरित करने का किया ही नहीं। इसी तरीके से मताधिकार की व्यवस्था करना तो अच्छी बात है, लेकिन किन लोगों को मताधिकार कर रहा है, कितने लोगों को मताधिकार दे रहा है, और कितने कैसे समुदाय को मताधिकार का अधिकार दे रहा है, ये भी तो देखो। और ये भी काम किया कि केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन यहाँ पर उसका इंटेंशन देखो कि उसने इसलिए किया कि केंद्रीय बजट में भारी भरकम खर्च हुआ करता था, भारी भरकम बजट हुआ करता था, लेकिन जो प्रांतीय बजट था उसमें बजट कम खर्चा ज़्यादा। तो उसने सोचा कि प्रांतीय बजट को अगर केंद्रीय बजट में रखेंगे तो इसमें से हमारे केंद्रीय बजट में से भी हिस्सा चला जाएगा प्रांतीय बजट में, इसलिए उसको प्रांतीय बजट को अलग करके उसको सीमित बजट में अपना खर्च निर्धारण करने की सजेशन दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें जो थी वो बताया मैंने भारत शासन अधिनियम 1919 में। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया 1927 में। 1900 ये यहाँ पर नहीं है, इसमें नहीं है, ये अलग है ये। लेकिन दरअसल आना तो 1919 के बाद कब आना था 10 साल बाद 1929 में। 1929 में ब्रिटिश सरकार को इस जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए आयोग का गठन करना था। 10 साल बाद हुआ क्या, ऐसा होता था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अधिनियम पारित किया तो उसके 10 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद उसको समीक्षा करने के लिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगे कि इस अधिनियम की अब समीक्षा होनी चाहिए तो उसकी समीक्षा के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक समिति का निर्धारण करती थी या फिर कोई कमेटी गठन करती थी। उस कमेटी के माध्यम से उसको जांच करवाती थी कि क्या ये अधिनियम अभी कारगर है या फिर जो अधिनियम में इस अधिनियम के माध्यम से जो काम हो रहे हैं क्या अभी भी वो उचित हैं, उनको लागू किया जाना चाहिए। इन सब बातों का निर्धारण करने के लिए एक कमेटी गठित की गई 1927 में। दरअसल आना था इसको 1929 में, लेकिन ये आ गया 1927 में ही। इसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था आपका साइमन कमीशन, ये साइमन ब्रिटिश अधिकारी था। दरअसल इसका साइमन कमीशन में ये बातें कही गई कि जो साइमन 7 सदस्यीय, ये भी थोड़ा ये सब बताने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बस उसको क्योंकि मैं इसीलिए ज़्यादा पॉइंट डिस्कस करना तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा पॉइंट में आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी भूल जाओ, ये नहीं करना चाहिए बात। मान लो भी मैं छोटी छोटी बातें हैं जो बताना तो ज़रूरी होता है, लेकिन उसी छोटी छोटी बातों में आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी भूल जाते हो। समझ रहे हो बात को ना? इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देना कि हम छोटा छोटा पॉइंट, मान लो हमें भंडार है पूरा इन्फॉर्मेशन का भंडार में हमें उन्हीं इन्फॉर्मेशन को चूज़ करना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अर्थात जो एग्ज़ाम में पूछा गया है या पूछने योग्य हो, उन्हीं चीज़ों को हमें बस देखना है। नहीं तो अगर इन्फॉर्मेशन की दुनिया में जाएंगे तो हमें पूरा भंडार के यहाँ पर हमें एक टॉपिक को डिस्कस करने में कम से कम 6 घंटे लग जाएंगे।
ठीक है। इसलिए अब हमें ये भी बताना पड़ रहा कि 7 सदस्यीय कमीशन था। 7 सदस्यीय कमीशन था। इसमें साइमन के नेतृत्व में आया था। अभी भी बताने वाली कोई चीज़ है, लेकिन हमें मजबूरन इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप अभी बताए ना तो आप कहेंगे आप बताते ही नहीं हैं, और जो दूसरे टीचर हैं वो बताते हैं मुझे, तो हमारी मजबूरी है मुझे बताना क्योंकि हमें कंपटीशन फाइट करने। साइमन के नेतृत्व में मेरा चले तो मैं ये सब बताऊँगा क्योंकि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बस साइमन के नेतृत्व में आया। और ये साइमन कमीशन आया, इसका विरोध हुआ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन कांग्रेस के द्वारा विरोध हुआ। इंडियन कांग्रेस के द्वारा, भारतीय कांग्रेस के द्वारा। क्यों विरोध किया गया? क्योंकि इसमें जितने सदस्य थे, इसमें जितने सदस्य थे वो कौन थे? सदस्य थे, जो सदस्य थे वो कौन थे? ब्रिटिश थे। तो इंडियन कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस को लगा कि ये जो कमीशन है हमारे भारतीय लोगों के हित के लिए काम नहीं करेगी, अर्थात इसमें भारतीय मेंबर कोई शामिल होता तो भारतीय नज़रिए से इसको देखता, अर्थात दूर का व्यक्ति अंदर के व्यक्ति को देखने के लिए उसकी क्षमता होनी चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर की अंदरूनी समस्या क्या है। अंदरूनी व्यक्ति उस व्यक्ति की समस्या समझ पाएगा कि उस व्यक्ति की समस्या क्या है, बाहर का व्यक्ति उस व्यक्ति की समस्या नहीं समझ पाएगा। तो भारतीय कांग्रेस की यही मानना था कि हमारे लोगों को भी इस कमीशन में शामिल किया जाए, तब तो पता चलेगा जो हमारा व्यक्ति होगा वो हम लोगों को समस्या को अच्छे से देख पाएगा और हमारे जो समस्या उसका अच्छे से उसमें एक्सप्रेस कर पाएगा, अर्थात बता पाएगा। ब्रिटिश सदस्य थे, इसलिए इसका विरोध किया। इस कारण इसका विरोध हुआ। लेकिन फिर भी आया, इसको विरोध किया गया। विरोध होने के बावजूद इसने आया, फिर वापस चला गया। जो भी कुछ देख पाया, समझ पाया, उसने देखा, समझा और उसके बाद ये वापस चला गया। इसने 1930 में, आयोग ने 1930 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में क्या इसने कहा ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या इसने क्या समझा, क्या सुना, क्या जाना। इसको ज़रा देखो कि इस रिपोर्ट में क्या कहा इसने। 1930 में इसने रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया, इसमें कहा रिपोर्ट में कि प्रांतीय विस्तार, अर्थात जो विस्तार है प्रांतीय सरकार का, प्रांतीय शक्तियों का विस्तार, या हाँ, प्रांतीय शक्तियों का विस्तार जरूरी है या इसे बनाए रखे जाना चाहिए। इसे जरूरी है, इसे बनाए रखा जाना चाहिए, इसको और ज़्यादा विस्तार होने देना चाहना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, अभी तक तो सही है। इसने ये भी कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लागू रहना देना चाहिए। ये यहाँ पर भारत सरकार के नज़रिए से गलत हो रहा है। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था बना रहना देना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर भारतीय सरकार के नज़रिए से, भारतीय कांग्रेस के नज़रिए से ये बहुत ही गलत पॉइंट था, बहुत ही गलत पॉइंट था। जबकि ब्रिटिश सरकार के नज़रिए से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अर्थात दोनों में टक्कर की बात हो रही है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि फूट डालो, राज करो।
और जो भारत सरकार सोचती थी कि हमारा जितना भूभाग है उस भूभाग में से कहीं कोई ऐसा व्यक्ति अलग ना हो, अलग मांग ना करे, इस बात को ज़्यादा शिद्दत से देखना हमें। ठीक, ये इसने कहा। और इसने कहा द्वैध शासन प्रणाली, ये यही कह रहा, द्वैध शासन प्रणाली बना रहना देना चाहिए। जो 1900 आपने भारत शासन अधिनियम 1919 में ये बातें कही गई थी, उसी की समीक्षा तो ये कर रहा है, उसी की समीक्षा कर रहा है। अर्थात तो उसमें जो लागू किए गए थे उसी की समीक्षा के आधार पर ये कह रहा है कि इन बातों को लागू रहना देना चाहिए, प्रणाली रहने देना चाहिए। ये भी कह रहा होना चाहिए, ये भी कह रहा होना चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था भी होनी चाहिए, द्वैध शासन प्रणाली भी होनी चाहिए, प्रांतीय शक्तियों का विस्तार भी होना चाहिए। और ये कह रहा है ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटिश जो यहाँ पर प्रशासन कर रहे हैं, ब्रिटिश केंद्रीय कृत प्रशासन भी लागू होना चाहिए, भी लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए। यहीं पर यह गड़बड़ा जाता है। जो प्रांतीय शक्ति, एक तरफ कह रहा है प्रांतीय शक्तियों का विस्तार होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहा है कि ब्रिटिश केंद्रीय प्रशासन का एकीकृत अर्थात केंद्रीयकृत व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये दोहरा रवैया तो नहीं है। एक तरफ कह रहा है कि एकीकृत व्यवस्था होनी चाहिए, एक तरफ कह रहा है कि द्वैध शासन व्यवस्था होना चाहिए, और एक तरफ कह रहा है कि प्रांतीय गवर्नमेंट का विस्तार भी होना चाहिए। एक तरीके से इसको जो शक्तियाँ दिया वो कम योग्य शक्तियों इसका दिया, और इसको केंद्रीकृत हस्तांतरित और हस्तांतरित विषयों के माध्यम से इसको केंद्रीकृत प्रशासन का भी निर्धारण किया। देखो कैसे तीर चलाता है, ये ऐसे तीर चलाता है जैसे कोई समझ भी ना पाए। इसने क्या किया कि केंद्रीय प्रशासन को भी लागू किया, एकीकृत शासन प्रणाली को भी लागू किया, प्रांतीय शक्तियों का विस्तार भी दे दिया, उनको भी खुश कर दिया कम इम्पोर्टेंट शक्तियों के माध्यम से, और केंद्रीकृत प्रशासन को भी लागू कर दिया, और यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली को भी लागू कर दिया। और बीच में एक सांप्रदायिक और राज करने के लिए क्या किया, मनमुटाव की स्थिति दोनों में पैदा करने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को भी बनाए रखने के लिए कर दिया, ताकि दोनों में आपस में एकजुटता ना हो पाए। अगर एकजुटता हो जाएगी तो ये जो व्यवस्था, इस व्यवस्था को समझ जाएंगे, अगर समझ जाएंगे तो फिर इसके विरोध में आ जाएंगे। तो इसको चलाने के लिए हमें, इनमें मनमुटाव की स्थिति बनाए रखने के लिए हमें सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को लागू करना जरूरी होता है। इसलिए इसने सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को कहा कि बनाए रखना चाहिए। ये साइमन कमीशन जो आया 1930 आया तो 27 में, आना तो चाहिए था 29 में, लेकिन आ गया 27 में ही, और रिपोर्ट प्रस्तुत किया 30 में, और इसके विरोध भी हुआ, फिर भी इसने ऐसा करके चला गया। ये बातें रही साइमन कमीशन की, ठीक है। और इसी पॉइंट के बाद अब जो हमने सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था कह रहे हैं, इसकी ज़रा बात कर लेते हैं। जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है ये क्या कहता है और कौन लाया? हाँ, और ये थोड़ा सा आप देखो कि ये रिपोर्ट, ये जो साइमन कमीशन वाला रिपोर्ट था, इसमें थोड़ा सा एक बात और ध्यान में देना है कि इसके रिपोर्ट को मनवाने के लिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को मनवाने के लिए कांग्रेस सरकार को, भारतीय कांग्रेस को और अन्य दलों को 3 गोलमेज सम्मेलन किया। अर्थात ब्रिटेन में इनके बातों को समझाने, मनाने और उसको लागू करवाने के लिए भारतीय कांग्रेस अन्य दल से आग्रह किया कि आप आए हमारे यहाँ और इनकी रिपोर्ट को समझें और इनको लागू करवाएं और इनको सारा इन मुद्दों को चर्चा करें। इसी के लिए उन्हें 3 गोलमेज सम्मेलन किया। 3 गोलमेज सम्मेलन किया। इस सम्मेलन के माध्यम से ही इन बातों को लागू कराने का प्रयास किया गया। और ये देखो, ये जो पॉइंट थे इसमें
साइमन कमीशन वाले पॉइंट में, साइमन कमीशन वाले कमीशन में जो पॉइंट थे, इन पे चर्चा कर करके ये जिसमें इसमें से जो कुछ बिंदु थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और जो एक्स्ट्रा भी पॉइंट थे, उसको भारत सरकार, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। अर्थात जो 1919 भारत शासन अधिनियम में लाया गया था जो पॉइंट, उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन बैठाया। साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट को समीक्षा के लिए फिर दोबारा गोलमेज सम्मेलन करवाया। गोलमेज सम्मेलन से जो निकला बात सामने आया, उसे श्वेत पत्र रूप धारण कर करके, अर्थात उसको आगे के क्रियान्वयन के लिए भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया और आगे आकर के दोबारा भारत शासन परिषद अधिनियम 1935 में लागू हुआ। अब आगे पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1935। इसमें जो बातें हैं, पिछला वाला पॉइंट और कुछ और पॉइंट कुछ मिला करके ये आया भारत परिषद अधिनियम 1935। इसके पहले 2 पॉइंट है, उसको चर्चा कर लेते हैं। वो क्या है? सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड क्या है ये आप समझ लो जरा। सांप्रदायिक, इसे क्यों कहते हैं सांप्रदायिक अवार्ड? दरअसल इस जो सांप्रदायिक अवार्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने संप्रदाय के आधार पर, संप्रदाय समूह के आधार पर निर्वाचन व्यवस्था की प्रणाली अपना कर करके फूट डालो राज करो की नीति अपनाया। और ये व्यवस्था भारत के इतिहास में बहुत ही आज तक उसका प्रभाव अछूता नहीं है कि आज तक हमें वो प्रभाव देखने को मिलता है। यदि जड़ वहाँ से न बनी होती तो आज भी इसकी जड़ दिखाई न देती, इसका अर्थात इसका स्वरूप आज भी न दिखाई देता। ये जड़ वहीं से तैयार हुई थी जो मुस्लिम कम्युनिटी, दलित समुदाय, आदर्श जो अन्य समुदाय हैं, उनके लिए जो निर्वाचन व्यवस्था, अर्थात अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था करना, ये वहीं से जड़ पड़ा। तभी लोगों के मन में अलग अलग अपने सिर्फ समुदाय को सोचने की भावना, अपने सिर्फ समुदाय तक ही सोचने की भावना का विकास यहीं से पैदा होता है। क्योंकि ये लोग सोचते थे कि जो बड़े समुदाय हैं उनको अलग करके, उससे जो छोटे हैं मुस्लिम समुदाय उससे अलग करके, उससे जो छोटे हैं दलित समुदाय उसको अलग करके, अर्थात सबको डिवाइड कर करके इनका अलग अलग समुदाय के माध्यम से अलग अलग लोगों पर राज किया जाए। तो वो आज भी मानसिकता बनी हुई है कहीं ना कहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है, बट उसकी मानसिकता, वहाँ से उत्पन्न हुई मानसिकता आज भी देखने को मिलता है। समझे? इसमें क्या कहा गया था ये आप देखो, आज की बात तो अलग है। आप आज जो है वो तो है ही, जो उस समय कहा गया था, उस समय इसने क्या किया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय, कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। इन लोगों का नाम भी बहुत इतना टफ रहता है कि लेने में भी दिक्कत होता है। मैकडोनाल्ड। लेकिन ये बताओ, देखो हमारा नाम उनको लेने में टफ होता होगा, हमारा जैसे हमारा इंडियन नेम होगा या भारतीय नाम होगा कोई, तो उनको भी उतना ही दिक्कत होता है लेने में। ये मत समझो कि हमें ही दिक्कत होता है उनके नाम को लेने में, ऐसा नहीं है, उनको भी दिक्कत होता है हमारे नाम को लेने में। समझे? ये एक आदत की बात है। ये रैमजे मैकडोनाल्ड हुआ करते थे प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे।
उनके अगस्त 1932 में, हाँ अगस्त 1932 में प्रस्ताव आया। इसमें कहा गया अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के लिए एक योजना घोषणा किया गया, योजना बनाया गया। इसमें कुछ योजना का घोषणा बनाया गया। ये योजना कुछ इसे जो योजना बनाया गया, इस योजना को कम्युनल या सांप्रदायिक या फिर कम्युनल कहेंगे, ज़्यादा इंग्लिश में इसे कम्युनल ही कहेंगे, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड। अवार्ड कहते हैं, के नाम से जाना गया। मैं जो कह रहा हूं ये देखो जरा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के लिए एक योजना का घोषणा किया गया जिसे कम्युनल या सांप्रदायिक अवार्ड कहा गया। इस अवार्ड में क्या कहा गया ये बात देखो। जो सांप्रदायिक या कम्युनल अवार्ड था रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में प्रस्तुत किया गया, इसमें इस अवार्ड में व्यवस्था की गई कि भारतीय मुस्लिम, सिख, सिख, ईसाई, यूरोपियन, आंग्ल भारतीय, और अभी तक ये तो बहुत पहले से इतना तो हो रहा था, लेकिन इसमें सबसे जो बदलाव की प्रवृत्ति है उसने कह दिया कि अब दलित समुदाय के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का लागू होगा। अब दलित समुदाय के लिए सांप्रदायिक अवार्ड की बात की गई। ये जो कि नई बात थी और इसी वजह से ये जो चर्चा में बहुत ज़्यादा आ गया और ये चर्चा बहुत गहरी चर्चा हो गई, इसलिए क्योंकि ये जो दलित समुदाय के लिए जो अवार्ड सामुदायिक निर्वाचन पद्धति अपनाया, इससे हमारे राष्ट्रपिता जो गांधी, कांग्रेस और गांधी, ज़्यादातर स्पेशली नाम लेकर कहें तो गांधी, और अगर वैसे कहें तो कांग्रेस सरकार पूरी इससे बहुत परेशान थी कि हम अब तक तो छोटे छोटे जो लोग थे उनको चुन चुन करके ईसाई कम संख्या में थी, सिख कम संख्या में थे, यूरोपियन कम संख्या में थे, आंग्ल भारतीय कम संख्या पे, लेकिन जो बड़ा समुदाय था दलित समुदाय, उसको भी निर्वाचन पद्धति के माध्यम से सांप्रदायिक अवार्ड के रूप में चुन लिया गया उसे। तो अभी से गांधी जो थे, इस व्यवस्था से गांधी को बहुत ज़्यादा, इस व्यवस्था से जैसे मैं
यहाँ पर इस व्यवस्था से भी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ गांधी लिख रहा हूँ। इस व्यवस्था से गांधी सबसे ज़्यादा क्या थे, कह सकते हो कि व्यतीत थे। व्यतीत मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित थे, बहुत ज़्यादा परेशान कह सकते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे इस व्यवस्था की वजह से। उनका मानना था कि अब भारतीय समाज कई टुकड़ों में बंट जाएगा। अब तक तो जो बटा ही बटा था, लेकिन इसके बाद और ज़्यादा बुरी स्थिति होने वाली है, क्योंकि ब्रिटिश अगर दलित समुदाय अलग हो जाएगा भारतीय समुदाय से, जो अलग समुदाय है भारतीय समुदाय में, जो हिंदू समुदाय है, हिंदू समुदाय में भी दो भाग हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि हिंदू समुदाय के लिए भारत था और भारत में भी दो डिवाइडेशन, क्योंकि ज़्यादातर मानना ये लोगों का है कि जो दूसरे जैसे मुस्लिम समुदाय है, ईसाई समुदाय है, यहाँ के ओरिजिन नहीं माने जाते हैं। ज़्यादातर जो लोगों का मानना है वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर उनका ओरिजिन नहीं है। जैसे ईसाई, क्रिश्चियन, ये माना जाता है कि पश्चिमी देशों से ही लोग आए, यहाँ पर बसे, यहाँ पर उनका वास हुआ और विकास करे और वहाँ पर अभी भी रह रहे हैं। इसी तरीके से मुस्लिम का भी यहाँ पर जो हम कहें कि जो दादा परदादा का निवास यहाँ पर नहीं था, वो मध्य एशिया अर्थात सेंट्रल एशिया से आए, यहाँ पर बसे, लड़ाई झगड़ा कर करके आपस में हिस्ट्री में पढ़ोगे कैसे यहाँ पर आए, उनका पूरा साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के माध्यम से उनकी जनसंख्या बढ़ी, वो यहाँ पर पूरा एक डोमिनेंट के रूप में उभरे। इसी तरीके से जो आंग्ल भारतीय थे वो भी, लेकिन जो यहाँ के हिंदू समुदाय थे वो यहाँ के ही थे, यहाँ के लोगों के लिए थे। इसमें हर जाति धर्म लोगों के थे, हर जाति, हिंदू समुदाय में भी बहुत सारी जातियों का है, उन जातियों में भी बहुत सारे जाति होते हैं, वो यहीं के लोग थे और यहीं के निवासी थे। तो गांधी का मानना था अब तक तो जो हुआ मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय, यूरोपियन समुदाय के लिए सांप्रदायिक वार्ड के रूप में उनको अलग निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की ही थी, वो भी अच्छा ही नहीं था। लेकिन इसने जो दलित समुदाय के लिए निर्वाचन पद्धति अलग कर दिया, ये अब नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे भारतीय समुदाय कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा और वो भी टुकड़ा किसी के जोड़ने की बस की बात नहीं होगी। तो इन्होंने व्यतीत होकर के पूना के यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। पूना के यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। गांधी का ये पुराना टेंडेंसी था। गांधी का ये गांधीयन पद्धति ऐसे नहीं मानी जाती है। गांधीयन पद्धति का नाम बहुत पॉपुलर नाम है। आप गांधीयन पद्धति जो हिस्ट्री में पढ़ोगे राष्ट्रीय आंदोलन में, उसमें बहुत ज़्यादा आपको गांधीयन पद्धति ये कह सकते हो कि लोहा का पद्धति है, क्योंकि इस पद्धति को अपनाने वाला व्यक्ति हार सकता है पर जीतने नहीं दे सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ समझो ज़रा, हार सकता है लेकिन जीतने नहीं दे सकता है। अर्थात वो एक बार हारेगा, दो बार हारेगा, तीन बार हारेगा, बट आपको जीतने नहीं देगा। अर्थात लास्ट में जीत किसकी होगी? जो हार रहा था उसी की जीत होगी। ये गांधीयन पद्धति है। जेल में अनशन पर बैठ गए। थोड़ा राइटिंग आप देखना यार, राइटिंग थोड़ा सा फास्ट लिखने की वजह से थोड़ा जल्दी हो जाता है। यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए, ठीक है। अब जब अनशन पर बैठ गए तो लोगों में पूरा हड़कंप मच गया, पूरे कांग्रेस में। और उस समय तक, इस समय आते आते तक जो गांधी थे वो पॉपुलर नेता के रूप में उभर चुके थे, क्योंकि 1900 वो भले से ही अभी कम समय हुआ उनको इंडियन राजनीति में घुसे हुए, लेकिन वो कम समय में ही बहुत पॉपुलर नेता के रूप में उभरे, क्योंकि उन्होंने एक दो काम किया जो अच्छा काम किया और वो सफल काम किया, इसलिए उनके बातों को लोग मानने लगे। समझे? तो अनशन पर बैठे तो इस समय जो दलित समुदाय के नेता थे, दलित समुदाय के नेता के बीच और गांधी के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौता को हम पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। पूना समझौता
पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता में ये इस व्यवस्था की गई कि जो दलित समुदाय होगा उसके लिए कुछ सीटों का आरक्षण होगा, अर्थात जो निर्वाचन पद्धति होगी, निर्वाचित होंगे, निर्वाचित क्षेत्र होंगे, उन निर्वाचित क्षेत्र के लिए जो दलित समुदाय का क्षेत्र होगा उसमें उसको आरक्षित क्षेत्र के रूप में आरक्षित क्षेत्र के रूप में वहाँ पर उसका निर्वाचन सभी लोग करेंगे, लेकिन उस क्षेत्र में जो कैंडिडेट होगा वो दलित समुदाय से ही होगा और उसको चुनने के लिए सारे समुदाय के लोग चुनेंगे, अर्थात उसमें अपर समाज के लोग, मिडिल समाज के लोग, लोअर समाज के लोग, ये तीनों समाज के लोग उसको चुनेंगे। भले से ही कैंडिडेट दलित समुदाय का होगा लेकिन उसको चुनने वाला जो होगा वो तीनों समुदाय से ही होगा, समझे। लेकिन अभी तक ये बात को समझो जरा, अभी तक ये जो व्यवस्था सांप्रदायिक अवार्ड के माध्यम से जो रैमजे मैकडोनाल्ड 1932 अगस्त के माध्यम से कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया था कि जो दो समुदाय थे, मिडिल समुदाय, अपर समुदाय, इसको अलग कर दिया था और इसमें जो कैंडिडेट भी दलित समुदाय होगा और उसको चुनने वाला भी दलित समुदाय ही होगा। इसीलिए ये गांधी का मानना था, इससे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा विकराल स्थिति पैदा हो जाएगी और कई भागों में टूट जाएगा भारत। इससे बचाने के लिए इन्होंने अनशन पर बैठ करके दलित समुदाय के नेता से कन्वर्सेशन कर करके पूना समझौता सामने आया। पूना समझौता के माध्यम से इन्होंने ये व्यवस्था की कि मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दलित समुदाय का डोमिनेंस ज़्यादा है, दलित क्षेत्र है, वहाँ पर दलित कैंडिडेट उठ सकता है, उठेगा और उसके लिए वो आरक्षित क्षेत्र होगा, लेकिन वहाँ पर चुनने वाला जो होगा वो सारे समुदाय के लोग उसको चुनेंगे, न कि सिर्फ दलित समुदाय का व्यक्ति ही उसको चुनेगा। ये व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। ये यहाँ पर ये सांप्रदायिक अवार्ड की बात हुई कि सांप्रदायिक अवार्ड क्या है और इसमें क्या व्यवस्था की गई, आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसको देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, उसके बाद जो आपको साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन ने जो सुधार की बात किया और जो कुछ बातें लागू करने की बात की, उन्हीं बातों को सम्मिलित करके आपको मैंने बताया था कि श्वेत पत्र माध्यम से गोलमेज सम्मेलन कर करके श्वेत पत्र निर्धारण हुआ और उसमें गांधी भी एक सम्मेलन में गए थे शामिल होने। वो फिर दोबारा 1935 में आया। तो हमें देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या बातें थी। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें क्या व्यवस्था की गई। ये देखो, ये अधिनियम जो था भारत शासन अधिनियम 1935, ये भारत के विजय प्राप्त होने के, अर्थात जो स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद तक एक मील के पत्थर के रूप में साबित हुआ। यह अधिनियम एक मील के पत्थर के रूप में साबित हुआ। कैसे कह रहा हूं, अभी आगे सिद्ध हो जाएगा कि यह अधिनियम कैसे एक मील के पत्थर के रूप में साबित हुआ। यह एक विस्तृत अधिनियम था। इसमें 321 धाराएं, 21 धाराएं, सब धाराएं और बहुत सारे हो सकती हैं, 21 धाराएं और 10 अनुसूची थी। 10 अनुसूचियां थी इसमें,
321 धाराएं, 10 अनुसूचियाँ, ये सब तो पढ़ नहीं सकते, सारे को तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबा होगा। इसमें से कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो बुक में ज़्यादा सारे बुक में फॉलो करते हैं, जो ज़्यादा सारे बुक में इसको लागू करते हैं, उन्हीं अधिनियमों को, उन्हीं अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, उन्हीं बातों को देखेंगे। इसमें कुछ बिंदु, जैसे कुछ बिंदु देख लेते हैं। इसे अखिल भारतीय, इस अधिनियम के माध्यम से ये अधिनियम क्या किया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया। अब ये कह सकते हो कि धीरे धीरे अब भारतीय संघ की स्थापना की ओर हम चल रहे हैं। केंद्र व राज्य को एक इकाई के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, इनमें इनके केंद्र और राज्य को एक इकाई के रूप में स्थापित किया गया और इनके बीच कुछ विषयों को निर्धारित कर करके, इनके बीच कुछ विषयों को निर्धारण किया गया, जिससे केंद्रीय सूची, इनके बीच कुछ विषय निर्धारित किए गए। विषय का निर्धारण हुआ। वो कौन थे? केंद्रीय सूची, केंद्र सरकार। केंद्रीय सूची में कितने विषय थे? 59 विषय, 59 विषय थे। राज्य सूची, राज्य सूची इसमें कितने विषय थे? 54 विषय थे। ये कौन कौन विषय थे ये अब यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर। इसके बाद समवर्ती सूची, वर्ती सूची, इसमें इसको जो समवर्ती सूची था ये दोनों के बीच में बीच निर्धारण। इसके बाद अपशिष्ट शक्तियां, अपशिष्ट शक्ति इसको वायसराय के लिए निर्धारित किया गया। वायसराय के लिए निर्धारण हुआ। ये रही बात कुछ 1-2 पॉइंट 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। इसमें और सारे पॉइंट हैं, वो पॉइंट मैं सोच रहा हूँ कि कल के लेक्चर में डिस्कस करें इसके बाद। और क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद 1947 वाला जो अधिनियम है उसको भी डिस्कस करना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ 1935 वाले का कुछ पॉइंट और जो 1947 वाला पूरा अधिनियम उसको एक अलग डिस्कस करें लेक्चर बना करके, उसको अलग लेक्चर में डिस्कस करते हैं। यहीं पर आपको विराम देता हूँ मैं। आप मुझसे जुड़े रहिए और मेरे साथ रहिए। आपको यकीन मानिए पॉलिटिकल जो आपकी राज्य व्यवस्था वाला आपका टॉपिक है, विषय है, उसको
तैयार करने की मेरी जिम्मेदारी है। आप इसको, और हाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो तैयार करवाएंगे वो एकदम आपको याद करवाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा यही टेंडेंसी है, अगर आपके पास जो मैं पढ़ता हूँ वो आपके पास नहीं रहता है, बुक में रहता है, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपके पास सिर्फ आपका माइंड होगा, ना कि बुक होगा आपके साथ। तो आप ऐसा ही पढ़ें कि आपके साथ बुक ही हमेशा साथ में रहे, अर्थात माइंड में सारा कुछ रहे। उसको ऐसा पढ़ें कि आपके माइंड में हमेशा रहे। वो कैसे सिद्ध हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ऐसी बात, ऐसे हम जो कह रहे हैं कि आपके साथ हमेशा रहे, उसको बार बार रिवाइज करें, उसको बार बार एनालाइज करें, और उसको बार बार देखें और ये सोचें कि इसको कैसे अपने माइंड के अंदर फीड कर सकें। कम से कम पॉइंट बना करके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को छोटा से छोटा बना करके उसको अपने माइंड में रखने की कोशिश करें। ठीक है, मैं इसको आप यहीं पर समाप्त करता हूँ आज के लेक्चर को। यहीं पर आपको लेक्चर को समाप्त करता हूँ। और मेरे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आने वाले लेक्चर आपके पास हमेशा पहुंचता रहे और आप इसका उपयोग कर सकें। और बात रही शेयर करने की, आपको लगता है कि मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों को भी इसका फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। आप ये बात सुने भी होंगे, अगर आप इसको जितना बांटेंगे आपके पास उतना ही भंडार होगा। अगर आप इसको सोचेंगे कि इसको सीमित करके अपने तक ही सीमित रहें, तो आपको शायद ये मैं बताऊँ, वो शायद आपके साथ ही सीमित रहेगा। क्योंकि जैसे आपने किसी के पास शेयर किया तो उसे बताएंगे कि किस टॉपिक का ये है, तो मैं विश्वास, आपको यकीन मानिए, वो जो टॉपिक उस समय आप नाम लिए रहेंगे वो टॉपिक आपको कभी भूलेगा नहीं। अगर वो जिस व्यक्ति के पास शेयर किया आपने, वो व्यक्ति पूछता है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, आपने बताया कि 1935 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, तो ये जो दो बात आपने बताई, ये दो बात आप ये सोच लेना, माइंड में पक्का फिक्स हो जाएगा, कभी ये भूलेगा नहीं। क्योंकि ये दूसरे से कन्वर्सेशन आपने किया है। कन्वर्सेशन जहाँ होता है वो बात हमें ज़्यादा लंबे तक याद रहती है। समझ में बात आया? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।